Hello, dear student. I welcome you all in your very first class of biology. This is your teacher Priyanka ma'am. ओके मैम, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी दिन, ठीक है। लेकिन आपका मेन काम है समझना बेटे। तो स्वागत है आपका आज की आपकी पहली बायोलॉजी क्लास में। आप हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स और आपने जो है वो चूज़ किया है बायोलॉजी को। धन्यवाद बायोलॉजी चूज़ करने के लिए, हमें मौका देने के लिए कि हम आपको पढ़ाएं और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। हर बात को आप भी समझने की कोशिश की करिएगा, जहाँ नहीं आएगा वहाँ पूछिएगा ज़रूर। पूछने में कभी भी पीछे नहीं रहना है। जो पूछने में शर्म करता है ना, वही पीछे रहता है। इसलिए पूछिएगा, मेहनत करिएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी आपने क्यों ली? कहीं ना कहीं इस ख्वाब को सोचते हुए कि क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। तो ये है आपका ज्वेलरी, एक डॉक्टर का गहना, योर स्टेथोस्कोप, जिसको आपको हासिल करना है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी है, जिसके लिए आपने मेडिकल चूज किया है। तो क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है आपको। तो आपके इरादे कैसे होने चाहिए? आपके इरादे एकदम पक्के, एकदम मजबूत होने चाहिए। जब मैं बोलूं कि जोश कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल हाई जोश होना चाहिए। हर रोज जो आपको पढ़ाया जाएगा आप पढ़ेंगे। हफ्ते में शायद हो सकता है हमारी मुलाकात भी हो, ठीक, जरूर होगी, करेंगे हम, जो आपके डाउट्स अच्छे से लेंगे हम, ठीक है। लेकिन बेटा आप जो हैं वो अच्छे से समझेंगे जो भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये आपकी ज्वेलरी आपने देख ली ना, इसको पाने के लिए लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है? पीछे नहीं हटना है, मेरे साथ चलना है। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी मेहनत में तुम्हारे साथ साथ करूंगी, उससे ज्यादा करूंगी, तुमसे उससे ज्यादा करवाऊंगी। लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना बेटा। ऐसा नहीं कि पहला लेक्चर लगाया, दूसरे लेक्चर में गायब हो गए, तीसरे लेक्चर का पता नहीं है, फिर इधर उधर भाग रहे हो। नहीं, डिटर्मिनेशन के साथ चलना। और जहां तुम्हें कमी लगे, जहां तुम्हें ज़रूरत हो कि ये अच्छे से समझना है, ये समझ नहीं आया है, ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प करूंगी। ये ज्वेलरी तुम्हारे पास हो इसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम बायोलॉजी अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला यूनिट आता है, हमारा पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब जो ये दुनिया है, इसमें आपको कितना अलग 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 तरह से जीव जंतु जो हैं वो नजर आएंगे, पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे। तो इस यूनिट में जो हमारा पहला चैप्टर आता है वो आता है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इस यूनिट का हमारा पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक। और जानेंगे हम बायोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, अर्नेस्ट मेयर कौन थे, एंड लिविंग क्या होता है, एग्जैक्टली लिविंग क्या होता है। तो जो आप पढ़ते हैं ना लिविंग, हम वही टाइप का लिविंग पढ़ेंगे, वही कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो हमें चीज़ें बहुत ही डेफिनेट तरीके से पता होनी चाहिए। इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि तुम कुछ और सोचते हो, आंसर कुछ और होता है, ठीक है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनते हुए आगे बढ़ना है। तो आज हम अपना 2020-2021 का जो 11th का सेशन है उसका फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि तुम बहुत अच्छे से बहुत तरक्की कर पाओ, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाओ। आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 90 में से जो 88 क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो इसका मतलब है एनसीईआरटी तुम्हारा गीता, तुम्हारा बाइबल, तुम्हारा कुरान है, इसको तुम्हें पढ़ देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। देखिए ये मिस्टर पूछ रहे हैं, देख देख पा रहे हैं ना आप, ये मिस्टर पूछ रहे हैं बायोलॉजी क्या है मुझे बताइए। तो देखिए, बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग्स क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। समझ गए ना? बोलिए एक बार मेरे साथ, बायो का मतलब
लिविंग, वेरी गुड। लॉजी का मतलब स्टडी, तो बायोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ लिविंग्स, शाबाश। तो जब हमें लिविंग्स की स्टडी करनी है तो देखिए उसमें प्लांट्स भी आएंगे, उसमें एनिमल्स भी आएंगे, उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस भी आएंगे, ठीक है? ये सब हम जानेंगे। फिर हम बाहर से भी उनको देखेंगे, हम उनको अंदर से भी देखेंगे कैसे कैसे वो बने हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे सालों साल दर साल जो है वो लिविंग्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम बायोलॉजी के अंडर पढ़ने लगते हैं तो हमें बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो मिलती हैं, ठीक? देखिए, तो आगे जानते हैं हम डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में, ठीक? तो बायोलॉजी के कौन कौन से जो हैं वो डिवीजन्स हैं। सबसे पहले आया बॉटनी। अब देखिए, प्लांट अलग हो गए, एनिमल्स अलग हो गए, तो जू में कौन रहता है? एनिमल्स, ओके। तो बॉटनी जो है वो किसे कहा जाएगा? बॉटनी कहा जाएगा बेटा स्टडी ऑफ प्लांट्स को। स्टडी ऑफ प्लांट को क्या कहेंगे हम? बॉटनी। और स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या बोल देंगे हम? जूलॉजी, ओके। फिर मैंने कहा था हमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का भी पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम नहीं देख सकते, ठीक है? उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हो गया, माइक्रो मतलब छोटा, बायो मतलब लाइफ, लिविंग या ऑर्गेनिज्म, लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ओके। फिर हमें ये भी सीखना होता है कि किस तरह से हमने कैरेक्टर्स को जो है अपने पेरेंट्स से, अपनी पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में अडॉप्ट किया है, कैसे हमारे कैरेक्टर्स पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं, क्या क्या चेंजेस जो हैं हमारी बॉडी की जीन्स में आते हैं। तो ये जो है ये पढ़ा जाता है जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है? जेनेटिक्स क्या हो गया? स्टडी ऑफ हेरिडिटी, समझ गए? अब मैंने कहा कि हर आपको 10-15 साल में जो है अपने आसपास कुछ ना कुछ चेंज होता नजर आएगा। तो ये चेंज जो है ये कई मिलियन ईयर्स से होता आ रहा है, कि बिलियन ईयर्स से होता आ रहा है। तो टाइम के साथ साथ जो चेंज आ रहा है उसकी स्टडी करना हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। तो स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ जो बदलाव आएगा उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? इवोल्यूशन। अब इंसान का, जानवरों का अपने आसपास के वातावरण के साथ क्या रिश्ता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स? हाउ डू वी इंटरेक्ट विद आवर इन्वायरमेंट? ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ी जाती हैं? ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं इकोलॉजी के अंदर, ठीक है? तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट्स, ये क्या आएगा बेटा? इकोलॉजी। तो आप पढ़ेंगे बॉटनी क्या है, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी। उसके साथ आप इनके अंदर होने वाले फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स के। सेल बायोलॉजी एक ब्रांच आता है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डिटेल्स के बारे में जो है हम पढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जानेंगे हम इस चैप्टर में कि बॉटनी का फादर कौन है, जूलॉजी का कौन है, मॉडर्न बॉटनी के फादर कौन है, ठीक है? बायोलॉजी के फादर कौन है, और बाकी जो माइक्रोबायोलॉजी है, इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, ये सारे अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। इनके चैप्टर्स में हम इनके फादर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए जानते हैं। 11th का बेटा मैं बता दूं, 11th में मेनली आप जानते हैं कि जो एनिमल्स की दुनिया है उसमें क्या क्या है, प्लांट्स की दुनिया है उसमें क्या क्या है, सेल क्या है और सेल कैसे बनी है, सेल अपना नंबर कैसे बढ़ाती है, हमारी बॉडी फंक्शंस कैसे करती है, एनिमल्स की बॉडी कैसे फंक्शन करती है, यही सब हम 11th में सीखते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी है ये सब हम 12th में सीखते हैं,
तो चलिए शुरू करते हैं हम फादर ऑफ बायोलॉजी से, और उसकी ब्रांचेस जो हैं उनके फादर जो हैं वो कौन है। तो देखिए जूलॉजी के फादर, सबसे पहले जूलॉजी से भी पहले हम जानते हैं बायोलॉजी के फादर जो हैं वो कौन है। तो बायोलॉजी के फादर हैं कौन? एरिस्टोटल। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। और जूलॉजी के फादर भी कौन है? जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल ही हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी एरिस्टोटल। ठीक है, लेकिन हु इज द, अरे मैम मॉडर्न बॉटनी लिखा है आप, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी? मॉडर्न बॉटनी ज्यादा मॉडर्न होगी, तो बॉटनी के फादर कौन थे? याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे वो बॉटनी के फादर थे। थियोफ्रेस्टस मतलब THEOPH, फ्रेश, समझते हैं ना? पी फ्रेश, FRESS नहीं करना है, ठीक है? ये है PH, ठीक, RASTUS, ठीक है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे उनको कहा जाता था फादर ऑफ बॉटनी। ठीक, याद रखेंगे, स्पेलिंग नोट कर लेंगे, और जो भी आप पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये आप नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है, मैं चेक करूंगी। ये सारा जो भी, ये जो पीछे आपने ब्रांचेस पढ़ी, जहां एनसीईआरटी है बस वो आपको नोट नहीं करना है, ठीक है? बाकी आपको नोट करना है, ये चीज आपको नोट करनी है। जो मैं कहूंगी कि ये नोट करना है मतलब वो नोट करना है। आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, पिछला नोट नहीं किया है तो वापस से बैक करना वीडियो को और फिर से देखना, ठीक है? तो हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। और हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? Theophrastus. Okay, who is the father of modern botany now? Linnaeus is the father of modern botany. Fine. ठीक है। अरे ये कौन है? ये आपके जैसे है? नहीं नहीं मैम, ये आपके जैसा है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे जैसा है पक्का। नहीं, ये हमारे जैसा है, ठीक है? ये बात कर रही हूं मैं अर्ली मैन की। ठीक, पहले जो आदमी होता था, आदि मानव था पहले, फिर धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस की। ठीक, तो जो अर्ली मैन था ना बेटा, अर्ली मैन जो था वो लिविंग और नॉन लिविंग में कहीं ना कहीं डिफरेंस कर लेता था। उसके पास भी दिमाग था तो वो भी कर लेता था। हालांकि हमारा दिमाग जो है वो वक्त के साथ थोड़ा बढ़ा है और थोड़ा कम भी हुआ है। ठीक, तो जो अर्ली मैन था ना वो लिविंग और नॉन लिविंग के पास जो है उनके बीच में जो है वो डिफरेंस कर लेता था। ठीक, एनिमेट एंड इनएनिमेट दो टर्म्स आप पढ़ते हैं। एनिमेशन ये मत समझना, ठीक है? इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग, एनिमेट का मतलब है लिविंग। एग्जैक्ट बोलूं तो वो चीजें जो नहीं मूव कर सकती, हिल डुल नहीं सकती, वो इनएनिमेट कहलाती हैं। जो चीजें थोड़ी हिल डुल सकती हैं वो एनिमेट कहलाती हैं। तो पुराना मतलब जो अर्ली मैन था वो डिफ्रेंशिएट कर लेता था। ठीक है, वो समझता था कि हवा जो है वो लिविंग नहीं है, जो वाटर है वो लिविंग नहीं है, फायर जो है वो लिविंग नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको एनिमल से लिविंग लिविंग लगता था कि एनिमल्स जो है वो लिविंग है, और प्लांट्स भी क्या आएंगे? लिविंग आएंगे। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मसल्स नहीं होती हैं, इसीलिए वो नहीं मूव करते हैं। बाकी उनके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब मेरी बात सुनिए। ठीक, अब देखिए, जब ना मैं अर्ली मैन जो था वो फायर को देखता था, जब वो पानी की सी जो समुंदर होते हैं, समुद्र, सीज, ओशियंस, महासागर होते हैं, उनको देखता था, आग लग जाती थी, बड़े बड़े जानवर आते थे या बहुत बड़े पेड़ होते थे, तो थोड़ा कैसा लगता है? डर जैसा लगता है ना? अर्ली मैन जो था इनकी पूजा भी करता था। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, ठीक, तो लोगों ने जो है वो कोशिश की जानने की कि किस तरह से हम लिविंग्स को और नॉन लिविंग्स को अलग अलग करें। तो यही हम अपने चैप्टर के सबसे पहले भाग में सीखने वाले हैं। ये है हमारी NCERT द लिविंग वर्ल्ड का। अब हम
एनसीईआरटी वर्जन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसमें एक एक शब्द को बेटा ध्यान से सुनिएगा और हर एक शब्द का मीनिंग जिसका नहीं आएगा उसका लिख लीजिएगा, तो मैं बताऊंगी। और क्योंकि ये ना समझ नहीं आते हैं, ये पैराग्राफ्स जो हैं इनमें काफ़ी अजीब सी टिपिकल सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है, तो बहुत बार हमको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, मैं आपको हर वर्ड का अच्छे से मीनिंग बताऊंगी। आप मेरे साथ साथ जानेंगे कि ये लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन का क्या मतलब है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सीखते हैं हम बायोलॉजी के बारे में, बात करते हैं हम एनसीईआरटी के बारे में। सॉरी, जो मुझे मेरा पॉइंटर है वो मिल नहीं रहा था, ठीक, तो गलत जगह पे जो है वो मार्क हो गया। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने क्या बोला, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें हम लाइफ फॉर्म्स, मतलब जो लाइफ की अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे हम हैं, जैसे प्लांट्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बारे में सीखते हैं। तो समझ गए, बायोलॉजी क्या वो विज्ञान है जिसमें हम लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस का मतलब है लिविंग्स के अंदर होने वाले प्रोसेसेस। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। समझ गए बच्चे? देखिए, अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. living organism हुए एनिमेट और इनएनिमेट मैटर क्या हुआ? नॉन लिविंग। ठीक है, परसीव का मतलब था कि वो जान जाता था, समझता था, वो समझने की कोशिश करता था। वो कि जो पहले जो मैन था, अर्ली मैन जो था, वो कोशिश करता था, समझता था वो डिफरेंस क्या होता है, जानने की कोशिश की उसने, समझा उसने कि लिविंग के बीच में और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सेंस कर पाता था। हालांकि पूरी तरह से जानकारी नहीं थी अर्ली मैन को लिविंग और नॉन लिविंग की, बट स्टिल वो सेंस कर पाता था। ठीक है, इनएनिमेट मैटर क्या हुआ बेटा? इनएनिमेट मैटर हुआ नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सारे जिंदा है ना, उनको क्या कहा जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो जो अर्ली मैन था, defied some of the inanimate matter, wind, sea, fire, ठीक, and some among the animals and plants. defied का मतलब है कि वो एक तरह से उनकी पूजा करता था। ठीक, आज भी हम हवा, पानी और जो आग है उसको पूजनीय मानते हैं, समझते हैं कि इन्हीं तत्वों को मिलके जो है हम बने हैं। तो हम कुछ जानवरों को भी पूजते हैं, जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग एनिमल्स की पूजा की जाती है, हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। ठीक है, तो जो अर्ली मैन भी था बेटा, वो क्या करता था? वो पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? जो नॉन लिविंग मैटर है उसकी भी, और जो लिविंग मैटर है उसकी भी वो पूजा करता था। ठीक, अब एक कॉमन फीचर मैंने क्या बताया था आपको कि एक कॉमन फीचर क्या था इन सब के बीच में? अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स was the sense of awe or fear that they evoked. ठीक है, तो एक कॉमन फीचर होता था इन सारी फॉर्म्स का, चाहे वो इनएनिमेट मैटर था या एनिमेट ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब चाहे नॉन लिविंग थे चाहे लिविंग थे, ये एक डर का, एक मतलब डर का सा भाव पैदा करते थे। समझ गए ना? देखो, पानी एकदम से तुम सी को देखते हो तो थोड़ा हल्का सा डर लगता है, आग एकदम लगी तो एकदम डर लगता है, बड़ा सा कोई जानवर आ जाए तो डर लगता है। ठीक है ना? तो क्या होता था, अर्ली मैन भी जानने की कोशिश कर रहा था क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, लेकिन एक कॉमन फीचर जो लिविंग और नॉन लिविंग का आ रहा था वो क्या था कि थोड़ा डर का भाव जो है हमको इनको देख के मिलता था। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए, बहुत वक्त हो गया था हमें इस दुनिया में आए हुए,
हमारा इवोल्यूशन हो रहा था। हम चार पांव से मतलब चार ऐसे हाथ पांव से दो पांव पे खड़े हो चुके थे। हम अपना खाना बना रहे थे, हम पूजा कर रहे थे, ये सब चीजें हम सीख रहे थे। लेकिन फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का को डिस्क्राइब करना, उनके बारे में जानना, हम और इंसान ने खुद अपने बारे में जानना बहुत ही लेट शुरू किया। तो ह्यूमंस की, इंसान के इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में ह्यूमन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दी गई, जो उसके बारे में जानना शुरू किया गया, पूरे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना शुरू किया गया, वो बहुत ही लेट जानना शुरू किया गया। ठीक है, फिर सोसाइटीज which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। देखिए, अब वो सोसाइटीज, मतलब वो पूरे लोग जो भी क्या समझते थे कि सिर्फ इंसान को ही पूरी बायोलॉजी का सेंटर मानते थे। ठीक है, एंथ्रोपो, जब भी आप टर्म पढ़ते हैं एंथ्रोपो बेटा, उसका मतलब होता है इंसान से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड। ठीक, तो जो भी लोग, जो भी जितने भी अलग अलग लोग काम कर रहे थे, जिन भी लोगों ने सिर्फ इंसान को एक इंपॉर्टेंस दी और बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस उतना नहीं दिया, तो उन्होंने पूरा अपनी बायोलॉजी की जो उनकी जानकारी थी उसमें बहुत ही कम ग्रोथ किया। देखिए, मैं आपको समझाती हूं। ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ इंसान ही जो है वो लिविंग है, बाकी लिविंग नहीं है, ठीक, सिर्फ एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू हम ले रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे हम फिक्स हो गए हैं, तो क्या हम बायोलॉजी के जो पूरा इतना बड़ा वर्ल्ड है उसकी पूरी नॉलेज ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसीलिए इन्होंने लिखा है सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी could register progress could register limited progress in biological knowledge। समझ गए आप? वो सारे लोग जिन्होंने सिर्फ इंसान को महत्व दिया, इंसान की इंपॉर्टेंस सोच के जो है वो जानने की कोशिश की बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में, तो उनको पूरी जानकारी नहीं मिली। क्योंकि आप देखेंगे, अभी मैं लास्ट में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगी, आप देखेंगे कितनी की अलग अलग फॉर्म्स हैं, कितनी बायोडाइवर्सिटी है। तो उस बायोडाइवर्सिटी में आप सिर्फ इंसान के बारे में सोचेंगे और ये सोचेंगे कि सिर्फ इंसान के बारे में जान के हम पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में जान लेंगे, तो ये बात गलत होती है। ठीक है, अब देखिए, systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification। क्या बोल रहे हैं? जब हमने हर एक सिस्टमैटिक होता है क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सही तरीके से अरेंज करते हुए। ठीक, तो जब हमने लाइफ फॉर्म्स का मॉन्यूमेंटल एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करना शुरू किया, उनको अच्छे सिस्टमैटिकली जो है उनको देखना शुरू किया, तो जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी? एक डिटेल्ड सिस्टम आए, कोई हम सिस्टम बनाएं, जानकारी लें, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाए कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, कौन प्लांट है, कौन जो है वो एनिमल है, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, और फिर उनको नाम भी दिया जाए। ठीक, नॉमेनक्लेचर किया जाए उसका। अच्छा, ये पेड़ है, इसका नाम क्या रखेंगे भला? फिर उस पेड़ को भी अलग किंगडम में रखा जाएगा, अलग जो है वो डिवीजन में रखा जाएगा, अलग उसकी क्लास आएगी, अलग ऑर्डर आएगा, ये सब पढ़ेंगे आप। तो फिर जब अच्छे तरीके से हमने हर एक लाइफ फॉर्म के बारे में जानना शुरू किया, मतलब जब ना सिर्फ इंसान के बारे में सोचा, बट इस नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बारे में सोचा, तो हमें जरूरत पड़ी कि क्या किया जाए, एक कोई डिटेल सिस्टम लिया जाए जिसमें जाना जाएगा, आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, नॉमेनक्लेचर किया जाएगा और क्लासिफिकेशन जो है वो की जाएगी। समझ गए? ठीक है। The biggest spin-off such studies was the recognition of the sharing similarities among living organisms both horizontally and vertically। अब ये समझना जरूरी है। ठीक है,
देखिए, जो सबसे बड़ा, ये जो हमारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड को हम समझना चाह रहे थे, जिसमें हमने सब लाइफ फॉर्म को समझने की कोशिश की, हम अब क्या करेंगे, हम एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन की जाएगी, नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। तो इस सारी स्टडीज में सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक आया, सबसे बड़ा जो स्पिन ऑफ आया, वो कब आया? जब हमने सीखा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपस में क्या क्या सिमिलैरिटीज जो हैं वो शेयर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने में क्या सिमिलैरिटीज शेयर कर रहे हैं, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, मतलब मैं समझाती हूँ बेटा। देखिए, हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा बदलाव जो है वो तब आया जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने सिमिलैरिटीज को देखा। तो सिमिलैरिटीज बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिखा है एनसीईआरटी ने। इसका मतलब है कि आज जितने भी, इस टाइम पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस टाइम पे, अभी देखिए ये इस टाइम पे, ये पूरा एक टाइम स्पैन है, ठीक। तो इस टाइम पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपस में क्या सिमिलैरिटीज हैं उसको पढ़ना। मतलब सिमिलैरिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हॉरिजॉन्टली, या हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ कि आज इस टाइम पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटी है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम वर्टिकल करते हैं तो इस तरह से वर्टिकल, ये इस तरह से लाइन जो लगती है वो वर्टिकल होती है। मतलब पास्ट से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए और जो आज के टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में सिमिलैरिटीज को देखना क्या होता है, वर्टिकल सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या अब आपको ये लाइन समझ आई कि सबसे बड़ा बदलाव जो था, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो था इन स्टडीज में तब आया जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटीज को समझ पाए। हॉरिजॉन्टल मतलब आज जितना भी दुनिया है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं। अब मैं बात करूं अपनी, मैं बात करूं गाय की, मैं बात करूं कुत्ते की, ठीक। तो भाई आंखें तो सबके पास है, नाक भी सबके पास है। मैं बात करूं बंदर की, तो बंदर तो हमारा पूर्वज आ जाता है, ठीक। तो हमारे बीच क्योंकि सिमिलैरिटीज हैं, हमारा डीएनए जब देखा जाता है, एप्स का डीएनए जब देखा जाता है, ये बंदर वगैरह का भी जब डीएनए देखा जाता है तो उनका डीएनए हमारी तरह मैच करता है। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज, आज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में सिमिलैरिटीज देखी, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत पुराने टाइम से जो हैं प्रेजेंट हैं और आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा, तब भी हमें क्या नजर आती हैं, सिमिलैरिटीज। तो पास्ट के फॉर्म्स को प्रेजेंट की फॉर्म के साथ सिमिलैरिटीज देखना, उसकी उसको कंपेयर करना, वो आ गया वर्टिकल, ठीक है। और आज जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको, उनकी सिमिलैरिटीज को देखना, उनका कंपैरिजन करना, वो क्या आ जाता है, हॉरिजॉन्टल। आप समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो दैट ऑल, ठीक, दैट ऑल प्रेजेंट डे, ठीक है, that all present day living organisms are related to each other and also to the organisms that ever lived on the earth was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा ना सबसे बड़ा बदलाव कब आया, जब इंसान ने अपने आसपास जो है पेड़ पौधे, दूसरे जानवर अपने आसपास, उसके बीच में और अपने बीच में सिमिलैरिटीज देखी और देखा कि पुराने टाइम से भी जो है ये ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और हमारे बीच में जो है वो सिमिलैरिटीज हैं। तो देखिए अगली लाइन यही बोलती है, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए कि आज हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज इस दुनिया में हैं वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। और आज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन ऑर्गेनिज्म से भी रिलेटेड हैं जो कभी इस दुनिया पे रहे होंगे। तो मतलब पास्ट में चले गए, वर्टिकल सिमिलैरिटीज देखी हमने, जब हमने अपने आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज देखी तो वो हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है।
जब हमने इतना जो है कनेक्टेड पाया दूसरे लिविंग फॉर्म्स को भी अपने साथ, इतना जो ज्यादा उनके बीच में और हमारे बीच में सिमिलैरिटीज मिली, तो उसके बाद इंसान जो है वो थोड़ा हम्बल हुआ। हम्बल मतलब उसने दूसरे जीवों को भी वैल्यू देना शुरू किया। ठीक है, सांस्कृतिक जो कल्चरल मूवमेंट्स थे वो चलाए गए, सांस्कृतिक मूवमेंट चलाए गए, किसको बचाने के लिए? जीवन की अलग अलग फॉर्म्स को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। हमने एक एक वर्ड जो है चॉप ऑफ कर दिया है। अभी भी नहीं आएगा बेटा, मुझसे जरूर पूछना, लेकिन ये वर्ड्स जो थे ये काफी टिपिकल होते हैं, समझने में दिक्कत होती है। दोबारा से इसको चाहे पीछे करके देख लेना, फिर से सुनना, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी, आप लास्ट में एक वीडियो में आपके लिए, इस वीडियो में आप देखना, लास्ट में मैंने ऐड किया है कि क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे जानते हैं अर्नेस्ट मेयर के बारे में। अर्नेस्ट मेयर कौन थे? ठीक, आपको ना ये सारा याद रखना है बेटा, क्वेश्चंस आज नहीं दूंगी तुम्हें, क्वेश्चंस मैं कल ही दूंगी, इस चैप्टर के क्वेश्चंस कल ही दूंगी। अर्नेस्ट मेयर देखिए कितने से कितने तक, 1904 से 2004, पूरे 100 साल जिए हैं अर्नेस्ट मेयर। 2004 में अर्नेस्ट मेयर का डेथ हुआ है। ठीक है, तो कब पैदा हुए? बोर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन, जर्मनी। जर्मनी में कैम्पटन जगह पे अर्नेस्ट मेयर का जन्म हुआ 5 जुलाई 1904 में। अर्नेस्ट मेयर जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट who has been called the Darwin of 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. अर्नेस्ट मेयर जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ही क्रांतिकारी बायोलॉजिस्ट माने जाते थे, जिनको 20वीं शताब्दी का, 20th सेंचुरी का डार्विन बोल दिया गया। क्या नाम दिया गया उनको? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये नाम दिया गया था अर्नेस्ट मेयर को। याद रखिएगा, पूछा जाता है हु इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? अर्नेस्ट मेयर इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। वो अपने टाइम के 100 महान साइंटिस्ट में शामिल थे। मैं चाहती हूं कि आप भी अपने टाइम के बेस्ट डॉक्टर्स में शामिल हों। ठीक, तो हर एक बात समझिएगा। Meyer joined Harvard Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975. देखिए, मेयर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम किया। उन्होंने कौन सी फैकल्टी को वहां ज्वाइन किया? आर्ट्स एंड साइंस। अब आप सोचोगे मैम कि आर्ट्स और साइंस का क्या लेना देना? बेटा उस टाइम पे ना 1953 में इस तरह से आर्ट्स बिल्कुल अलग और साइंस बिल्कुल अलग इस तरह से भी नहीं था। ठीक, तो मेयर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था, वहां पे आर्ट्स एंड साइंस डिपार्टमेंट को 1953 में ज्वाइन किया। 1975 में वो रिटायर हो गए, लेकिन उनको एक टाइटल मिला, अज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर एगिसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरिटस। ठीक है, अलेक्जेंडर एगिसिस प्रोफेसर जो था वो अपने टाइम बहुत बड़ा जो था, एक उपाधि एक तरह से दी जाती थी, तो उनको भी क्या बोला गया? अलेक्जेंडर एगिसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरिटस। समझ गए? याद रखिएगा, ये टाइटल किसको दिया गया? अर्नेस्ट मेयर को दिया गया। 1975 में वो रिटायर हो गए थे और उनको ये टाइटल जो था वो मिला था। ठीक है, throughout his nearly 80 years career, his research spanned ornithology, taxonomy, geography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. तो अपने 80 साल की कैरियर में उन्होंने किस किस चीज पे रिसर्च की? देखिए, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है बर्ड्स पे स्टडी करना। अर्नेस्ट मेयर ने बर्ड्स पे स्टडी की। टेक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करना। ठीक, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। जियोग्राफी मतलब अलग अलग एनिमल्स जो हैं किस किस जगह रहते हैं, उनके भूगोल के बारे में पढ़ना, उनकी जियोग्राफी के बारे में पढ़ना। उन्होंने, अर्नेस्ट मेयर ने इवोल्यूशन पे स्टडी की कि किस तरह टाइम के साथ जो है वो लाइफ फॉर्म में बदलाव आ रहा है।
सिस्टमैटिक्स पे स्टडी की। सिस्टमैटिक्स में जो है वो क्लासिफिकेशन भी की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई भी किया जाता है। किसके बेसिस पे? कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और उनका जो पिछली लाइफ फॉर्म्स थी उनके उनसे कैसे रिलेटेड हैं, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सिस्टमैटिक्स में क्लासिफिकेशन की जाती है। और उन्होंने बायोलॉजी को, हिस्ट्री को जानने की कोशिश की, बायोलॉजी के बारे में जो है वो अलग अलग फिलॉसफीज भी जो थी उन्होंने दी। तो याद रखेंगे आप कि किस कहाँ कहाँ स्टडी की उन्होंने। ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी, टेक्सोनॉमी में सिर्फ क्लासिफिकेशन आता है, जूजियोग्राफी मतलब एनिमल्स किस किस जगह रहते थे, क्या उनका हैबिटेट था, इवोल्यूशन मतलब टाइम के साथ लाइफ फॉर्म्स में क्या चेंज आ रहा है, सिस्टमैटिक्स का मतलब है क्लासिफिकेशन करना। लेकिन पिछली हिस्ट्री को देखते हुए आज जो एनिमल्स के बीच में, लिविंग्स के बीच में रिलेशनशिप है उसको देखते हुए और बायोलॉजी की हिस्ट्री को जो है वो अर्नेस्ट मेयर ने जानने की कोशिश की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, he also pioneered the currently accepted definition of biological species। तो याद रखिएगा, जो बायोलॉजी में हम एक स्पीसीज है बेटा, स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट आती है, ठीक। तो स्पीसीज जो है, बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो एक डेफिनेशन दी गई थी तो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। आज जो पूरे वर्ल्ड में बायोलॉजिकल स्पीसीज का डेफिनेशन एक्सेप्ट किया जाता है वो किसने दिया? अर्नेस्ट मेयर ने दिया। आइए क्लासेस में हम बायोलॉजिकल जो स्पीसीज हैं उनका भी पढ़ेंगे कि उनका जो है वो क्या डेफिनेशन है, ठीक है। मेयर वॉज अवॉर्डेड 3 prizes रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। याद रखिएगा उनको कितने सारे अवार्ड मिले, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले, ठीक है। मेयर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। कौन से? 3 ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से मेयर को अवार्ड किया गया। द बल्जन प्राइज इन 1983, 1983 में बल्जन प्राइज उनको मिला। द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। तो देखिए 1983 में, 1994 में और 1999 में जो है उनको 3 अलग अलग प्राइज मिले जिनको बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। मतलब उनकी जो वैल्यू है वो एक बराबर है और बहुत ही बड़े जो हैं ये प्राइज माने जाते हैं। तो बल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड क्रेफोर्ड प्राइज जो हैं वो अर्नेस्ट मेयर को मिले थे। उसके साथ ही उनको टाइटल दिया गया था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस का। उनको और क्या कहा गया था? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने जो है वो बहुत ही ज्यादा काम किया था बायोलॉजी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये बायोलॉजी की। तो चलिए बेटा सीखते हैं अब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं। क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आप देखेंगे ना तो आपको क्या, जब आप देखते हैं अपने पूरे आसपास तो आप समझने की कोशिश करते हैं ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। और जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो आप क्या देखने की कोशिश करेंगे? आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ही देखने की कोशिश करेंगे ना, ठीक। तो अब हम इस लेक्चर में थोड़ा सा सीखेंगे कि क्या होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉपरेशन अमंग, आई एम सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंटर जो है वो गलत जा रहा है, ठीक है। The ecological conflicts and cooperation among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। चलिए आपको इसको बताने से पहले मैं बताऊं कि एक सेल है, ठीक। एक सेल से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक क्या बन जाएगा? एक इंडिविजुअल जो है वो किससे बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बन जाता है। ये एक इंसान बन गया, ठीक है। जब बहुत सारे इंसान इकट्ठा होते हैं तो क्या बनता है बेटा? एक पॉपुलेशन बनती है ना। तो यही समझ लो, या कोई एनिमल्स इकट्ठा हो गए तो एनिमल्स के इकट्ठा होने से क्या बनेगी? पॉपुलेशन बनेगी।
जब अलग अलग पॉपुलेशन इकट्ठा होती हैं तो क्या बनती है, एक कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी बन जाती है पूरी। अलग अलग पॉपुलेशन जो है वो इकट्ठा होती हैं तो क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। ठीक, अब आप देखेंगे कि जो एक कम्युनिटी है, अगर हम अपनी बात करें तो हम एक कम्युनिटी जो है वो क्या होता है, उसमें अलग अलग लोग होते हैं। उन अलग अलग लोगों में भी आपको जो है वो डिफरेंसेस दिखेंगे। ठीक, फिर पॉपुलेशन, आपको पहले तो पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी किससे बनती है, अलग अलग पॉपुलेशन से बनती है। वो पॉपुलेशन किसी की भी हो सकती है, वो पॉपुलेशन एनिमल्स की हो सकती है, इंसानों की हो सकती है, चींटियों की हो सकती है, पेड़ों की हो सकती है। तो अलग अलग पॉपुलेशन से एक साथ पूरा क्या बन गया, कम्युनिटी बन गई। ठीक, तो आप देखेंगे अरे कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो भी अलग अलग है। ठीक, फिर पॉपुलेशन में आप हर एक इंडिविजुअल को देखेंगे ना, जैसे आप इंसानों की पॉपुलेशन पे आ जाओ तो आपको सारे इंडिविजुअल क्या दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे। ठीक, और अगर आप उस इंसान के अंदर सेल्स को देखेंगे तो उसके अंदर की सेल्स भी अलग अलग होंगी थोड़ी, और उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स भी थोड़े वेरी करेंगे अलग अलग सेल्स में। तो जब आप ये सब देखते हैं तो आप समझने की कोशिश करते हैं अरे लाइफ क्या है। तो देखिए, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग members of a population and among population of a community। देखिए, मतलब किस तरह से जो है वो एक पॉपुलेशन के मेंबर्स रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या उनमें जो है वो मन मुटाव हो रहा है, किस चीज को उनमें लड़ाई हो रही है, किस चीज। अब देखा है ना आपने, डॉग्स भी अपनी रोटी के लिए लड़ते हैं, इंसान भी लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉपरेट होके रहते हैं ना, कॉपरेशन के साथ रहते हैं। और आप देखते हैं दो कम्युनिटीज, कुत्ता इंसान को खाने भी दौड़ेगा लेकिन इंसान के साथ अच्छे से भी रहेगा। ठीक, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके बाद जो भी जितनी भी कॉपरेशन आती है एक पॉपुलेशन के मेंबर में, एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन के अंदर, और इवन जो मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिक रहता है सेल्स के अंदर, वो किस तरह से जो है एक दूसरे के साथ वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरह से पॉपुलेशंस जो हैं वो रह रही हैं, किस तरह से कम्युनिटीज जो हैं वो रह रही हैं, वो सारा हमें जानने पे मजबूर करता है कि लाइफ क्या है। देखिए, when we try to define living organisms we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism। तो जब हम कोशिश करते हैं लिविंग के बारे में जानने की तो पारंपरिक, कन्वेंशनली की मतलब होता है पारंपरिक तौर पे हम अलग अलग कैरेक्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं जो कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। कौन से आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ, ग्रो करना, रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाना, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, ठीक है, अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर पाना, एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स। ठीक है, और जब हम अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर पाते हैं तो उसके रिजल्ट में हम क्या एक रिस्पॉन्ड देते हैं। किसने आपको थप्पड़ मारा तो आप रिस्पॉन्ड तो करोगे ना, आग लग गई आप रिस्पॉन्ड तो करोगे ना, अगर भेड़ बकरी को मारते हैं वो भागती तो है ना। तो अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर पाना और फिर उसके लिए एक सुटेबल रिस्पॉन्स देना, वही सारे जो हैं वो क्या आ जाते हैं, कम टू immediately our mind as unique features of living organisms। तो growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response, इन सब चीजों को जो है वो एकदम से हमारे दिमाग में आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा क्या दिमाग में आया, मैम वो ग्रो करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है और अपने आसपास के वातावरण को जो है वो सेंस कर पाता है। यही चीजें आती हैं हमारे दिमाग में यूनिक फीचर के तौर पे। लेकिन आगे आपको एनसीईआरटी बताएगी क्या यूनिक है क्या यूनिक नहीं है। ठीक है, और फीचर्स हम क्या ऐड कर सकते हैं, वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, हमारे अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list। तो growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response, इसके अलावा हम मेटाबॉलिज्म ऐड कर सकते हैं, हम अपने ही जैसे कॉपीज बनाते हैं, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट जो है इसको हम योग्यता, किसी को अपनी ही जैसी कॉपी बना सकता है उसकी ये योग्यता होती है, तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं लिविंग का फीचर। हम खुद को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जैसे
हम ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। एक बर्ड भी अपना घोंसला बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है। आप भी जहां रहते हैं आपको सफाई करनी ही पड़ती है, आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप जो है आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, ठीक। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट और इमरजेंस जो है, इन चीजों को भी ऐड किया जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक की लिस्ट में। लेकिन आगे एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करेगी क्या है लिविंग। उससे पहले हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। लिविंग क्या है ये आप बहुत अच्छे से जानेंगे। अभी आपने थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, क्यों हमें लिविंग के बारे में जानने की जरूरत पड़ती है। लेकिन उससे पहले दुनिया में अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को देखा जाए। तो आज हम बात करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो आपको अलग अलग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं। कभी छोटी छोटी मछलियाँ, छोटे छोटे कीट पतंगे, पेंगुइन आपको नज़र आता है। अलग अलग तरह के जानवर जो हैं आप अपने आसपास देखते हैं। बड़े से बड़ा जानवर आपको देखने को मिलेगा, छोटे से छोटा जानवर भी आपको देखने को मिलेगा। ये जानवर जो है ये रहते हैं जंगलों में। प्रकृति जो है वो होती है, प्रकृति में भी आपको, नेचर में भी आपको अलग अलग तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे। दुनिया में लोग अलग अलग तरह के हैं। जब आप पानी में जाते हैं, समुद्र में देखते हैं, सी में देखते हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग तरह के जीव जंतु नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जा रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को। आप देखेंगे आपको इंसेक्ट्स में भी अलग अलग वेराइटीज नजर आएंगी। वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें वेराइटीज नजर आएंगी। आपको खाने पीने की चीज़ों में जो है वैरायटी नजर आती है। पेड़ों में जो है वो अलग अलग तरह की वेराइटीज नजर आएंगी। तो क्या है, ये सारी अलग 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 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही यही होता है। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब कितना अलग अलग तरह के जीव जो हैं वो पाए जा रहे हैं। समझ गए आप बायोडाइवर्सिटी क्या हुई। देखिए कितना सुंदर है ये संसार, कितने अलग अलग जीव जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देख पा रहे हैं आप कितना, मतलब जब आप देखेंगे, दिल से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए अफ्रीका में 65% लायन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर जो यूरोप है, पूरे यूरोप में 75% जो है वो उड़ने वाले इंसेक्ट्स आपको मिलेंगे। जो टूना फिश है, 95% जो टूना फिश है वो पैसिफिक ओशियन में मिलती है। ये जस्ट कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए कितने अलग अलग हैं। तो समझ गए आप बायोडाइवर्सिटी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे प्रेजेंट है, यही रिप्रेजेंट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। यही हमारी डाइवर्सिटी है, जीव विविधता है, जैव विविधता। Hello, dear student. I welcome you all in your very first class of biology. This is your teacher Priyanka ma'am. ओके मैम, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी दिन, ठीक है। लेकिन आपका मेन काम है समझना बेटे। तो स्वागत है आपका आज की आपकी पहली बायोलॉजी क्लास में। आप हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स और आपने जो है वो चूज़ किया है बायोलॉजी को। धन्यवाद बायोलॉजी चूज़ करने के लिए, हमें मौका देने के लिए कि हम आपको पढ़ाएं और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। हर बात को आप भी समझने की कोशिश की करिएगा। जहाँ नहीं आएगा वहाँ पूछिएगा ज़रूर। पूछने में कभी भी पीछे नहीं रहना है। जो पूछने में शर्म करता है ना, वही पीछे रहता है। इसलिए पूछिएगा, मेहनत करिएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी आपने क्यों ली? कहीं ना कहीं इस ख्वाब को सोचते हुए कि क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। तो ये है आपका ज्वेलरी, एक डॉक्टर का गहना, योर स्टेथोस्कोप, जिसको आपको हासिल करना है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी है, जिसके लिए आपने मेडिकल चूज किया है। तो क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है आपको। तो आपके इरादे कैसे होने चाहिए? आपके इरादे एकदम पक्के, एकदम मजबूत होने चाहिए।
जब मैं बोलूं कि जोश कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल हाई जोश होना चाहिए। हर रोज जो आपको पढ़ाया जाएगा आप पढ़ेंगे। हफ्ते में शायद हो सकता है हमारी मुलाकात भी हो, ठीक, जरूर होगी, करेंगे हम, जो आपके डाउट्स अच्छे से लेंगे हम, ठीक है। लेकिन बेटा आप जो हैं वो अच्छे से समझेंगे जो भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये आपकी ज्वेलरी आपने देख ली ना, इसको पाने के लिए लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है? पीछे नहीं हटना है, मेरे साथ चलना है। तुम जितनी मेहनत करोगी उतनी मेहनत मैं तुम्हारे साथ साथ करूंगी, उससे ज्यादा करूंगी, तुमसे उससे ज्यादा करवाऊंगी, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना बेटा। ऐसा नहीं कि पहला लेक्चर लगाया, दूसरे लेक्चर में गायब हो गए, तीसरे लेक्चर का पता नहीं है, फिर इधर उधर भाग रहे हो, नहीं। डिटर्मिनेशन के साथ चलना, और जहां तुम्हें कमी लगे, जहां तुम्हें ज़रूरत हो कि ये अच्छे से समझना है, ये समझ नहीं आया है, ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प करूंगी ये ज्वेलरी तुम्हारे पास हो इसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम बायोलॉजी अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला यूनिट आता है, हमारा पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब जो ये दुनिया है इसमें आपको कितना अलग 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 तरह से जीव जंतु जो हैं वो नजर आएंगे, पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे। तो इस यूनिट में जो हमारा पहला चैप्टर आता है वो आता है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इस यूनिट का हमारा पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक। और जानेंगे हम बायोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, अर्नेस्ट मेयर कौन थे, एंड लिविंग क्या होता है, एग्जैक्टली लिविंग क्या होता है। तो जो आप पढ़ते हैं ना लिविंग, हम वही टाइप का लिविंग पढ़ेंगे, वही कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो हमें चीज़ें बहुत ही डेफिनेट तरीके से पता होनी चाहिए। इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि तुम कुछ और सोचते हो, आंसर कुछ और होता है, ठीक है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनते हुए आगे बढ़ना है। तो आज हम अपना 2020-2021 का जो 11th का सेशन है उसका फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि तुम बहुत अच्छे से बहुत तरक्की कर पाओ, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाओ। आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 90 में से जो 88 क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो इसका मतलब है एनसीईआरटी तुम्हारा गीता, तुम्हारा बाइबल, तुम्हारा कुरान है, इसको तुम्हें पढ़ देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। देखिए ये मिस्टर पूछ रहे हैं, देख पा रहे हैं ना आप, ये मिस्टर पूछ रहे हैं बायोलॉजी क्या है मुझे बताइए। तो देखिए बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग्स क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। समझ के ना, बोलिए एक बार मेरे साथ, बायो का मतलब लिविंग, वेरी गुड। लॉजी का मतलब स्टडी, तो बायोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ लिविंग्स, शाबाश। तो जब हमें लिविंग्स की स्टडी करनी है तो देखिए उसमें प्लांट्स भी आएंगे, उसमें एनिमल्स भी आएंगे, उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस भी आएंगे, ठीक है। ये सब हम जानेंगे। फिर हम बाहर से भी उनको देखेंगे, हम उनको अंदर से भी देखेंगे कैसे कैसे वो बने हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे सालों साल दर साल जो है वो लिविंग्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम बायोलॉजी के अंडर पढ़ने लगते हैं तो हमें बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो मिलती हैं, ठीक। देखिए तो आगे जानते हैं हम डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में, ठीक। तो बायोलॉजी के कौन कौन से जो हैं वो डिवीजन्स हैं। सबसे पहले आया बॉटनी। अब देखिए प्लांट अलग हो गए, एनिमल्स अलग हो गए, तो जू में कौन रहता है, एनिमल्स, ओके। तो बॉटनी जो है वो किसे कहा जाएगा, बॉटनी कहा जाएगा बेटा स्टडी ऑफ प्लांट्स को। स्टडी ऑफ प्लांट को क्या कहेंगे हम, बॉटनी। और स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या बोल देंगे हम, जूलॉजी, ओके।
फिर मैंने कहा था हमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का भी पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम नहीं देख सकते, ठीक है। उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हो गया, माइक्रो मतलब छोटा, बायो मतलब लाइफ लिविंग या ऑर्गेनिज्म, लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओके, फिर हमें ये भी सीखना होता है कि किस तरह से हमने कैरेक्टर्स को जो है अपने पेरेंट्स से, अपनी पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में अडॉप्ट किया है, कैसे हमारे कैरेक्टर्स पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं, क्या क्या चेंजेस जो हैं हमारी बॉडी की जीन्स में आते हैं। तो ये जो है ये पढ़ा जाता है जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। जेनेटिक्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, समझ गए। अब मैंने कहा कि हर आपको 10-15 साल में जो है अपने आसपास कुछ ना कुछ चेंज होता नजर आएगा। तो ये चेंज जो है ये कई मिलियन ईयर्स से होता आ रहा है, कि बिलियन ईयर्स से होता आ रहा है। तो टाइम के साथ साथ जो चेंज आ रहा है उसकी स्टडी करना हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ जो बदलाव आएगा उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, इवोल्यूशन। अब इंसान का, जानवरों का अपने आसपास के वातावरण के साथ क्या रिश्ता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, हाउ डू वी इंटरेक्ट विद आवर इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ी जाती हैं, ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट्स, ये क्या आएगा बेटा, इकोलॉजी। तो आप पढ़ेंगे बॉटनी क्या है, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी। उसके साथ आप इनके अंदर होने वाले फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स के। सेल बायोलॉजी एक ब्रांच आता है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डिटेल्स के बारे में जो है हम पढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जानेंगे हम इस चैप्टर में कि बॉटनी का फादर कौन है, जूलॉजी का कौन है, मॉडर्न बॉटनी के फादर कौन है, ठीक है, बायोलॉजी के फादर कौन है, और बाकी जो माइक्रोबायोलॉजी है, इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, ये सारे अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। इनके चैप्टर्स में हम इनके फादर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। 11th का बेटा मैं बता दूं, 11th में मेनली आप जानते हैं कि जो एनिमल्स की दुनिया है उसमें क्या क्या है, प्लांट्स की दुनिया है उसमें क्या क्या है, सेल क्या है और सेल कैसे बनी है, सेल अपना नंबर कैसे बढ़ाती है, हमारी बॉडी फंक्शंस कैसे करती है, एनिमल्स की बॉडी कैसे फंक्शन करती है, यही सब हम 11th में सीखते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी है ये सब हम 12th में सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम फादर ऑफ बायोलॉजी से, और उसकी ब्रांचेस जो हैं उनके फादर जो हैं वो कौन है। तो देखिए जूलॉजी के फादर, सबसे पहले जूलॉजी से भी पहले हम जानते हैं बायोलॉजी के फादर जो हैं वो कौन है। तो बायोलॉजी के फादर हैं कौन, एरिस्टोटल, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। और जूलॉजी के फादर भी कौन है, जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल ही हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी एरिस्टोटल, ठीक है। लेकिन हु इज द, अरे मैम मॉडर्न बॉटनी लिखा है आप, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, मॉडर्न बॉटनी ज्यादा मॉडर्न होगी, तो बॉटनी के फादर कौन थे, याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे वो बॉटनी के फादर थे। थियोफ्रेस्टस मतलब THEOPH, फ्रेश, समझते हैं ना, पी फ्रेश, FRESS नहीं करना है, ठीक है। ये है PH, ठीक, RASTUS, ठीक है। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस जो थे उनको कहा जाता था फादर ऑफ बॉटनी, ठीक। याद रखेंगे, स्पेलिंग नोट कर लेंगे, और जो भी आप पढ़ रहे हैं ना बेटा ये आप नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है, मैं चेक करूंगी। ये सारा जो भी, ये जो पीछे आपने ब्रांचेस पढ़ी, जहां एनसीईआरटी है बस वो आपको नोट नहीं करना है, ठीक है।
बाकी आपको नोट करना है, ये चीज़ आपको नोट करनी है, जो मैं कहूँगी कि ये नोट करना है मतलब वो नोट करना है। आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, पिछला नोट नहीं किया है तो वापस से बैक करना वीडियो को और फिर से देखना, ठीक है। तो हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। और हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? Theophrastus. Okay, who is the father of modern botany now? Linnaeus is the father of modern botany. Fine. ठीक है। अरे ये कौन है? ये आपके जैसे है। नहीं नहीं मैम, ये आपके जैसा है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे जैसा है पक्का। नहीं, ये हमारे जैसा है, ठीक है। ये बात कर रही हूं मैं अर्ली मैन की, ठीक। पहले जो आदमी होता था, आदि मानव था पहले, फिर धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस की, ठीक। तो जो अर्ली मैन था ना बेटा, अर्ली मैन जो था वो लिविंग और नॉन लिविंग में कहीं ना कहीं डिफरेंस कर लेता था। उसके पास भी दिमाग था तो वो भी कर लेता था। हालांकि हमारा दिमाग जो है वो वक्त के साथ थोड़ा बढ़ा है और थोड़ा कम भी हुआ है, ठीक। तो जो अर्ली मैन था ना, वो लिविंग और नॉन लिविंग के पास जो है, उनके बीच में जो है वो डिफरेंस कर लेता था, ठीक। एनिमेट एंड इन एनिमेट दो टर्म्स आप पढ़ते हैं। एनिमेशन ये मत समझना, ठीक है। इन एनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग, एनिमेट का मतलब है लिविंग। एग्जैक्ट बोलूं तो वो चीजें जो नहीं मूव कर सकती, हिल डुल नहीं सकती, वो इन एनिमेट कहलाती हैं। जो चीजें थोड़ी हिल डुल सकती हैं वो एनिमेट कहलाती हैं। तो पुराना मतलब जो अर्ली मैन था वो डिफ्रेंशिएट कर लेता था, ठीक है। वो समझता था कि हवा जो है वो लिविंग नहीं है, जो वाटर है वो लिविंग नहीं है, फायर जो है वो लिविंग नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको एनिमल से लिविंग लिविंग लगता था कि एनिमल्स जो है वो लिविंग है, और प्लांट्स भी क्या आएंगे, लिविंग आएंगे। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मसल्स नहीं होती हैं, इसीलिए वो नहीं मूव करते हैं। बाकी उनके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मेरी बात सुनिए, ठीक। अब देखिए, जब ना मैं अर्ली मैन जो था वो फायर को देखता था, जब वो पानी की सी जो समुंदर होते हैं, समुद्र, सीज, ओशियंस, महासागर होते हैं, उनको देखता था, आग लग जाती थी, बड़े बड़े जानवर आते थे या बहुत बड़े पेड़ होते थे, तो थोड़ा कैसा लगता है, डर जैसा लगता है ना। अर्ली मैन जो था इनकी पूजा भी करता था, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, ठीक, तो लोगों ने जो है वो कोशिश की जानने की कि किस तरह से हम लिविंग्स को और नॉन लिविंग्स को अलग अलग करें। तो यही हम अपने चैप्टर के सबसे पहले भाग में सीखने वाले हैं। ये है हमारी एनसीईआरटी द लिविंग वर्ल्ड का। अब हम एनसीईआरटी वर्जन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसमें एक एक शब्द को बेटा ध्यान से सुनिएगा, और हर एक शब्द का मीनिंग जिसका नहीं आएगा उसका लिख लीजिएगा, जो मैं बताऊंगी। और क्योंकि ये ना समझ नहीं आते हैं, ये पैराग्राफ्स जो हैं इनमें काफ़ी अजीब सी टिपिकल सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है, तो बहुत बार हमको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, मैं आपको हर वर्ड का अच्छे से मीनिंग बताऊंगी। आप मेरे साथ साथ जानेंगे कि ये लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन का क्या मतलब है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सीखते हैं हम बायोलॉजी के बारे में, बात करते हैं हम एनसीईआरटी के बारे में। सॉरी, जो मुझे मेरा पॉइंटर है वो मिल नहीं रहा था, ठीक, तो गलत जगह पे जो है वो मार्क हो गया। Biology is the science of life forms and living processes. याद रखिएगा एनसीईआरटी ने क्या बोला। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें हम लाइफ फॉर्म्स, मतलब जो लाइफ की अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे हम हैं, जैसे प्लांट्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में जानते हैं, और उनमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बारे में सीखते हैं। तो समझ गए, बायोलॉजी क्या, वो विज्ञान है जिसमें हम लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस का मतलब है लिविंग्स के अंदर होने वाले प्रोसेसेस। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। समझ गए बच्चे? देखिए, अर्ली मैन could easily perceive
द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए एनिमेट, और इनएनिमेट मैटर क्या हुआ, नॉन लिविंग। ठीक है, परसीव का मतलब था कि वो जान जाता था, समझता था, वो समझने की कोशिश करता था, वो कि जो पहले जो मैन था, अर्ली मैन जो था, वो कोशिश करता था, समझता था वो डिफरेंस क्या होता है, जानने की कोशिश की उसने, समझा उसने कि लिविंग के बीच में और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सेंस कर पाता था। हालांकि पूरी तरह से जानकारी नहीं थी अर्ली मैन को लिविंग और नॉन लिविंग की, बट स्टिल वो सेंस कर पाता था। ठीक है, इनएनिमेट मैटर क्या हुआ बेटा, इनएनिमेट मैटर हुआ नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सारे जिंदा है ना, उनको क्या कहा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो अर्ली मैन, जो अर्ली मैन था, defied some of the inanimate matter, wind, sea, fire, ठीक, and some among the animals and plants। defied का मतलब है कि वो एक तरह से उनकी पूजा करता था। ठीक, आज भी हम हवा, पानी और जो आग है उसको पूजनीय मानते हैं, समझते हैं कि इन्हीं तत्वों को मिलके जो है हम बने हैं। तो हम कुछ जानवरों को भी पूजते हैं, जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग एनिमल्स की पूजा की जाती है, हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। ठीक है, तो जो अर्ली मैन भी था बेटा, वो क्या करता था, वो पूजा करता था। किसकी पूजा करता था, जो नॉन लिविंग मैटर है उसकी भी, और जो लिविंग मैटर है उसकी भी वो पूजा करता था। ठीक, अब एक कॉमन फीचर मैंने क्या बताया था आपको, कि एक कॉमन फीचर क्या था इन सब के बीच में, अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स was the sense of awe or fear that they evoked। ठीक है, तो एक कॉमन फीचर होता था इन सारी फॉर्म्स का, चाहे वो इनएनिमेट मैटर था या एनिमेट ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब चाहे नॉन लिविंग थे चाहे लिविंग थे, ये एक डर का, एक मतलब डर का सा भाव पैदा करते थे। समझ गए ना, देखो पानी एकदम से तुम सी को देखते हो तो थोड़ा हल्का सा डर लगता है, आग एकदम लगी तो एकदम डर लगता है, बड़ा सा कोई जानवर आ जाए तो डर लगता है। ठीक है ना, तो क्या होता था, अर्ली मैन भी जानने की कोशिश कर रहा था क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, लेकिन एक कॉमन फीचर जो लिविंग और नॉन लिविंग का आ रहा था वो क्या था, कि थोड़ा डर का भाव जो है हमको इनको देख के मिलता था। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए, बहुत वक्त हो गया था हमें इस दुनिया में आए हुए, हमारा इवोल्यूशन हो रहा था, हम चार पांव से मतलब चार ऐसे हाथ पांव से दो पांव पे खड़े हो चुके थे, हम अपना खाना बना रहे थे, हम पूजा कर रहे थे, ये सब चीजें हम सीख रहे थे, लेकिन फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का को डिस्क्राइब करना, उनके बारे में जानना, हम और इंसान ने खुद अपने बारे में जानना बहुत ही लेट शुरू किया। तो ह्यूमंस की, इंसान के इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में ह्यूमन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दी गई, जो उसके बारे में जानना शुरू किया गया, पूरे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना शुरू किया गया, वो बहुत ही लेट जानना शुरू किया गया। ठीक है, फिर सोसाइटीज which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। देखिए, अब वो सोसाइटीज, मतलब वो पूरे लोग जो भी क्या समझते थे कि सिर्फ इंसान को ही पूरी बायोलॉजी का सेंटर मानते थे। ठीक है, एंथ्रोपो, जब भी आप टर्म पढ़ते हैं एंथ्रोपो बेटा, उसका मतलब होता है इंसान से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड। ठीक, तो जो भी लोग, जो भी जितने भी अलग अलग लोग काम कर रहे थे, जिन भी लोगों ने सिर्फ इंसान को एक इम्पोर्टेंस दी और बाकी चीजों को इम्पोर्टेंस उतना नहीं दिया, तो उन्होंने पूरा अपनी बायोलॉजी की जो उनकी जानकारी थी उसमें बहुत ही कम ग्रोथ किया। देखिए, मैं आपको समझाती हूं। ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि
सिर्फ इंसान ही जो है वो लिविंग है, बाकी लिविंग नहीं है। ठीक, सिर्फ एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू हम ले रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे हम फिक्स हो गए हैं। तो क्या हम बायोलॉजी के जो पूरा इतना बड़ा वर्ल्ड है उसकी पूरी नॉलेज ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसीलिए इन्होंने लिखा है, सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी could register progress could register limited progress in biological knowledge। समझ गए आप? वो सारे लोग जिन्होंने सिर्फ इंसान को महत्व दिया, इंसान की इंपॉर्टेंस सोच के जो है वो जानने की कोशिश की बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में, तो उनको पूरी जानकारी नहीं मिली। क्योंकि आप देखेंगे, अभी मैं लास्ट में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगी, आप देखेंगे कितनी की अलग अलग फॉर्म्स हैं, कितनी बायोडाइवर्सिटी है। तो उस बायोडाइवर्सिटी में आप सिर्फ इंसान के बारे में सोचेंगे और ये सोचेंगे कि सिर्फ इंसान के बारे में जान के हम पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में जान लेंगे, तो ये बात गलत होती है। ठीक है, अब देखिए, systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification। क्या बोल रहे हैं? जब हमने हर एक सिस्टमैटिक होता है क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सही तरीके से अरेंज करते हुए। ठीक, तो जब हमने लाइफ फॉर्म्स का मॉन्यूमेंटल एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करना शुरू किया, उनको अच्छे सिस्टमैटिकली जो है उनको देखना शुरू किया, तो जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी? एक डिटेल्ड सिस्टम आए, कोई हम सिस्टम बनाएं, जानकारी लें जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाए कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, कौन प्लांट है, कौन जो है वो एनिमल है, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, और फिर उनको नाम भी दिया जाए। ठीक, नॉमेनक्लेचर किया जाए उसका। अच्छा, ये पेड़ है, इसका नाम क्या रखेंगे भला? फिर उस पेड़ को भी अलग किंगडम में रखा जाएगा, अलग जो है वो डिवीजन में रखा जाएगा, अलग उसकी क्लास आएगी, अलग ऑर्डर आएगा, ये सब पढ़ेंगे आप। तो फिर जब अच्छे तरीके से हमने हर एक लाइफ फॉर्म के बारे में जानना शुरू किया, मतलब जब ना सिर्फ इंसान के बारे में सोचा, बट इस नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बारे में सोचा, तो हमें जरूरत पड़ी कि क्या किया जाए, एक कोई डिटेल सिस्टम लिया जाए जिसमें जाना जाएगा, आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, नॉमेनक्लेचर किया जाएगा और क्लासिफिकेशन जो है वो की जाएगी। समझ गए? ठीक है। The biggest spin-off such studies was the recognition of the sharing similarities among living organisms both horizontally and vertically। अब ये समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए, जो सबसे बड़ा ये जो हमारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड को हम समझना चाह रहे थे, जिसमें हमने सब लाइफ फॉर्म को समझने की कोशिश की, हम अब क्या करेंगे? हम एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन की जाएगी, नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। तो इस सारी स्टडीज में सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक आया, सबसे बड़ा जो स्पिन ऑफ आया, वो कब आया? जब हमने सीखा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपस में क्या क्या सिमिलैरिटीज जो हैं वो शेयर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने में क्या सिमिलैरिटीज शेयर कर रहे हैं, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है? मतलब मैं समझाती हूँ बेटा। देखिए, हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा बदलाव जो है वो तब आया जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने सिमिलैरिटीज को देखा। तो सिमिलैरिटीज बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिखा है एनसीईआरटी ने। इसका मतलब है कि आज जितने भी इस टाइम पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस टाइम पे, अभी देखिए ये इस टाइम पे ये पूरा एक टाइम स्पैन है। ठीक, तो इस टाइम पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपस में क्या सिमिलैरिटीज हैं उसको पढ़ना। मतलब सिमिलैरिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हॉरिजॉन्टली या हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ कि आज इस टाइम पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटी है।
वर्टिकल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम वर्टिकल करते हैं तो इस तरह से वर्टिकल, ये इस तरह से लाइन जो लगती है वो वर्टिकल होती है। मतलब पास्ट से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए और जो आज के टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज को देखना क्या होता है? वर्टिकल सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या अब आपको ये लाइन समझ आई कि सबसे बड़ा बदलाव जो था, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो था इन स्टडीज में तब आया जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटीज को समझ पाए। हॉरिजॉन्टल मतलब आज जितना भी दुनिया है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं। अब मैं बात करूं अपनी, मैं बात करूं गाय की, मैं बात करूं कुत्ते की, ठीक? तो भैया आंखें तो सबके पास है, नाक भी सबके पास है। मैं बात करूं बंदर की, तो बंदर तो हमारा पूर्वज आ जाता है, ठीक? तो हमारे बीच क्योंकि सिमिलैरिटीज हैं, हमारा डीएनए जब देखा जाता है, एप्स का डीएनए जब देखा जाता है, ये बंदर वगैरह का भी जब डीएनए देखा जाता है, तो उनका डीएनए हमारी तरह मैच करता है। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज, आज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में सिमिलैरिटीज देखी, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत पुराने टाइम से जो हैं प्रेजेंट हैं, और आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा, तब भी हमें क्या नजर आती हैं? सिमिलैरिटीज। तो पास्ट की फॉर्म्स को प्रेजेंट की फॉर्म के साथ सिमिलैरिटीज देखना, उसको कंपेयर करना, वो आ गया वर्टिकल, ठीक है? और आज जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको, उनकी सिमिलैरिटीज को देखना, उनका कंपैरिजन करना, वो क्या आ जाता है? हॉरिजॉन्टल। आप समझे या नहीं समझे? ठीक है? तो दैट ऑल, ठीक, दैट ऑल प्रेजेंट डे, ठीक है, that all present day living organisms are related to each other and also to the organisms that ever lived on the earth was a revelation which humbles man and led to cultural movements for conservation of biodiversity। ठीक है? देखिए क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा ना, हाँ, सबसे बड़ा बदलाव कब आया? जब इंसान ने अपने आसपास जो है पेड़ पौधे, दूसरे जानवर अपने आसपास, उसके बीच में और अपने बीच में सिमिलैरिटीज देखी, और देखा कि पुराने टाइम से भी जो है ये ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और हमारे बीच में जो है वो सिमिलैरिटीज हैं। तो देखिए अगली लाइन यही बोलती है, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए कि आज हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज इस दुनिया में हैं, वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। और आज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन ऑर्गेनिज्म से भी रिलेटेड हैं जो कभी इस दुनिया पे रहे होंगे। तो मतलब पास्ट में चले गए, वर्टिकल सिमिलैरिटीज देखी हमने। जब हमने अपने आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज देखी तो वो हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है? जब हमने इतना जो है कनेक्टेड पाया दूसरे लिविंग फॉर्म्स को भी अपने साथ, इतना जो ज्यादा उनके बीच में और हमारे बीच में सिमिलैरिटीज मिली, तो उसके बाद इंसान जो है वो थोड़ा हम्बल हुआ। हम्बल मतलब उसने दूसरे जीवों को भी वैल्यू देना शुरू किया, ठीक है? सांस्कृतिक जो कल्चरल मूवमेंट्स थे वो चलाए गए, सांस्कृतिक मूवमेंट चलाए गए, किसको बचाने के लिए? जीवन की अलग अलग फॉर्म्स को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। हमने एक एक वर्ड जो है चॉप ऑफ कर दिया है। अभी भी नहीं आएगा बेटा, मुझसे जरूर पूछना, लेकिन ये वर्ड्स जो थे ये काफी टिपिकल होते हैं, समझने में दिक्कत होती है। दोबारा से इसको चाहे पीछे करके देख लेना, फिर से सुनना, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ सके, ठीक? तो बायोडाइवर्सिटी, आप लास्ट में एक वीडियो में आपके लिए, इस वीडियो में आप देखना, लास्ट में मैंने ऐड किया है कि क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? तो चलिए फिर आगे जानते हैं अर्नेस्ट मेयर के बारे में। अर्नेस्ट मेयर कौन थे? ठीक, आपको ना ये सारा याद रखना है बेटा। क्वेश्चंस आज नहीं दूंगी तुम्हें, क्वेश्चंस मैं कल ही दूंगी, इस चैप्टर के क्वेश्चंस कल ही दूंगी। अर्नेस्ट मेयर देखिए कितने से कितने तक, 1904 से 2004, पूरे 100 साल जिए हैं अर्नेस्ट मेयर। 2004 में अर्नेस्ट मेयर का डेथ हुआ है, ठीक है? तो कब पैदा हुए? बोर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन, जर्मनी। जर्मनी में कैम्पटन जगह पे अर्नेस्ट मेयर का जन्म हुआ 5 जुलाई 1904 में। अर्नेस्ट मेयर जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, ठीक है? अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. अर्नेस्ट मेयर जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ही क्रांतिकारी बायोलॉजिस्ट माने जाते थे, जिनको 20वीं शताब्दी का 20th सेंचुरी का डार्विन बोल दिया गया. क्या नाम दिया गया उनको? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये नाम दिया गया था अर्नेस्ट मेयर को. याद रखिएगा, पूछा जाता है हु इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. अर्नेस्ट मेयर इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. वो अपने टाइम के 100 महान साइंटिस्ट में शामिल थे. मैं चाहती हूं कि आप भी अपने टाइम के बेस्ट डॉक्टर्स में शामिल हों. ठीक, तो हर एक बात समझिएगा. Mayer joined Harvard Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975. देखिए, मेयर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम किया. उन्होंने कौन सी फैकल्टी को वहां ज्वाइन किया? आर्ट्स एंड साइंस. अब आप सोचोगे मैम कि आर्ट्स और साइंस का क्या लेना देना. बेटा उस टाइम पे ना 1953 में इस तरह से आर्ट्स बिल्कुल अलग और साइंस बिल्कुल अलग इस तरह से भी नहीं था. ठीक, तो मेयर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था. वहां पे आर्ट्स एंड साइंस डिपार्टमेंट को 1953 में ज्वाइन किया. 1975 में वो रिटायर हो गए, लेकिन उनको एक टाइटल मिला, अज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर एगिसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस. ठीक है, अलेक्जेंडर एगिसिस प्रोफेसर जो था वो अपने टाइम बहुत बड़ा जो था, एक उपाधि एक तरह से दी जाती थी, तो उनको भी क्या बोला गया? अलेक्जेंडर एगिसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस. समझ गए? याद रखिएगा, ये टाइटल किसको दिया गया? अर्नेस्ट मेयर को दिया गया. 1975 में वो रिटायर हो गए थे और इनको ये टाइटल जो था वो मिला था. ठीक है, throughout his nearly 80 years career, his research spanned ornithology, taxonomy, geography, evolution, systematics, and history and philosophy of biology. तो अपने 80 साल की कैरियर में उन्होंने किस किस चीज पे रिसर्च की? देखिए, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है बर्ड्स पे स्टडी करना. अर्नेस्ट मेयर ने बर्ड्स पे स्टडी की. टेक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करना. ठीक, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की. जू जियोग्राफी मतलब अलग अलग एनिमल्स जो हैं किस किस जगह रहते हैं उनके भूगोल के बारे में पढ़ना, उनकी जियोग्राफी के बारे में पढ़ना. उन्होंने अर्नेस्ट मेयर ने इवोल्यूशन पे स्टडी की कि किस तरह टाइम के साथ जो है वो लाइफ फॉर्म में बदलाव आ रहा है. सिस्टमैटिक्स पे स्टडी की. सिस्टमैटिक्स में जो है वो क्लासिफिकेशन भी की जाती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई भी किया जाता है. किसके बेसिस पे? कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और उनका जो पिछली लाइफ फॉर्म्स थी उनके उनसे कैसे रिलेटेड हैं. इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सिस्टमैटिक्स में क्लासिफिकेशन की जाती है. और उन्होंने बायोलॉजी को, हिस्ट्री को जानने की कोशिश की. बायोलॉजी के बारे में जो है वो अलग अलग फिलॉसफीज भी जो थी उन्होंने दी. तो याद रखेंगे आप कि किस कहाँ कहाँ स्टडी की उन्होंने. ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी. टेक्सोनॉमी में सिर्फ क्लासिफिकेशन आता है. जूजियोग्राफी मतलब एनिमल्स किस किस जगह रहते थे, क्या उनका हैबिटेट था. इवोल्यूशन मतलब टाइम के साथ लाइफ फॉर्म्स में क्या चेंज आ रहा है. सिस्टमैटिक्स का मतलब है क्लासिफिकेशन करना. लेकिन पिछली हिस्ट्री को देखते हुए आज जो एनिमल्स के बीच में, लिविंग्स के बीच में रिलेशनशिप है उसको देखते हुए और बायोलॉजी की हिस्ट्री को जो है वो अर्नेस्ट मेयर ने जानने की कोशिश की थी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, he also pioneered the currently accepted definition of biological species. तो याद रखिएगा, जो बायोलॉजी में हम एक स्पीसीज हैं बेटा. स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट आती है. ठीक, तो स्पीसीज जो है, बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो एक डेफिनेशन दी गई थी तो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी. आज जो पूरे वर्ल्ड में बायोलॉजिकल स्पीसीज का डेफिनेशन एक्सेप्ट किया जाता है वो किसने दिया? अर्नेस्ट मेयर ने दिया. आइए क्लासेस में हम बायोलॉजिकल जो स्पीसीज हैं उनका भी पढ़ेंगे कि उनका जो है वो क्या डेफिनेशन है. ठीक है,
Mayer was awarded 3 prizes regarded as triple crown of biology. याद रखिएगा उनको कितने सारे अवार्ड मिले, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले, ठीक है, मेयर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले. कौन से? 3 ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से मेयर को अवार्ड किया गया. द बल्जन प्राइज इन 1983, 1983 में बल्जन प्राइज उनको मिला. द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999. तो देखिए 1983 में, 1994 में और 1999 में जो है उनको 3 अलग अलग प्राइज मिले, जिनको बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन कहा जाता है. मतलब उनकी जो वैल्यू है वो एक बराबर है और बहुत ही बड़े जो हैं ये प्राइज माने जाते हैं. तो बल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड क्रेफोर्ड प्राइज जो हैं वो अर्नेस्ट मेयर को मिले थे. उसके साथ ही उनको टाइटल दिया गया था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस का. उनको और क्या कहा गया था? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने जो है वो बहुत ही ज्यादा काम किया था बायोलॉजी में. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये बायोलॉजी की. तो चलिए बेटा सीखते हैं अब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या होते हैं. क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? ठीक है, अब आप देखेंगे ना तो आपको क्या, जब आप देखते हैं अपने पूरे आसपास तो आप समझने की कोशिश करते हैं ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है. और जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो आप क्या देखने की कोशिश करेंगे? आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ही देखने की कोशिश करेंगे ना. ठीक, तो अब हम इस लेक्चर में थोड़ा सा सीखेंगे कि क्या होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उनकी डिटेल स्टडी करेंगे. देखिए, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉपरेशन अमंग, आई एम सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंटर जो है वो गलत जा रहा है. ठीक है, the ecological conflicts and cooperation among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. चलिए आपको इसको बताने से पहले मैं बताऊं कि एक सेल है, ठीक, एक सेल से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है. ऑर्गन एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक क्या बन जाएगा? एक इंडिविजुअल जो है वो किससे बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बन जाता है. ये एक इंसान बन गया. ठीक है, जब बहुत सारे इंसान इकट्ठा होते हैं तो क्या बनता है बेटा? एक पॉपुलेशन बनती है ना. तो यही समझ लो, या कोई एनिमल्स इकट्ठा हो गए तो एनिमल्स के इकट्ठा होने से क्या बनेगी? पॉपुलेशन बनेगी. जब अलग अलग पॉपुलेशन इकट्ठा होती हैं तो क्या बनती है? एक कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी बन जाती है पूरी. अलग अलग पॉपुलेशन जो है वो इकट्ठा होती हैं तो क्या बनती है? कम्युनिटी बनती है. ठीक, अब आप देखेंगे कि जो एक कम्युनिटी है, अगर हम अपनी बात करें तो हम एक कम्युनिटी जो है वो क्या होता है, उसमें अलग अलग लोग होते हैं. उन अलग अलग लोगों में भी आपको जो है वो डिफरेंसेस दिखेंगे. ठीक, फिर पॉपुलेशन, आपको पहले तो पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी किससे बनती है? अलग अलग पॉपुलेशन से बनती है. वो पॉपुलेशन किसी की भी हो सकती है. वो पॉपुलेशन एनिमल्स की हो सकती है, इंसानों की हो सकती है, चींटियों की हो सकती है, पेड़ों की हो सकती है. तो अलग अलग पॉपुलेशन से एक साथ पूरा क्या बन गया? कम्युनिटी बन गई. ठीक, तो आप देखेंगे अरे कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो भी अलग अलग है. ठीक, फिर पॉपुलेशन में आप हर एक इंडिविजुअल को देखेंगे ना. जैसे आप इंसानों की पॉपुलेशन पे आ जाओ तो आपको सारे इंडिविजुअल क्या दिखेंगे? अलग अलग दिखेंगे. ठीक, और अगर आप उस इंसान के अंदर सेल्स को देखेंगे तो उसके अंदर की सेल्स भी अलग अलग होंगी थोड़ी, और उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स भी थोड़े वेरी करेंगे अलग अलग सेल्स में. तो जब आप ये सब देखते हैं तो आप समझने की कोशिश करते हैं अरे लाइफ क्या है. तो देखिए, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग members of a population and among population of a community. देखिए, मतलब किस तरह से जो है वो एक पॉपुलेशन के मेंबर्स रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या उनमें जो है वो मन मुटाव हो रहा है, किस चीज को उनमें लड़ाई हो रही है, किस चीज. अब देखा है ना आपने, डॉग्स भी अपनी रोटी के लिए लड़ते हैं, इंसान भी लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉपरेट होके रहते हैं ना, कॉपरेशन के साथ रहते हैं.
और आप देखते हैं दो कम्युनिटीज, कुत्ता इंसान को खाने भी दौड़ेगा लेकिन इंसान के साथ अच्छे से भी रहेगा, ठीक। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके बाद जो भी जितनी भी कॉपरेशन आती है एक पॉपुलेशन के मेंबर में, एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन के अंदर, और इवन जो मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिक रहता है सेल्स के अंदर, वो किस तरह से जो है एक दूसरे के साथ वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरह से पॉपुलेशंस जो हैं वो रह रही हैं, किस तरह से कम्युनिटीज जो हैं वो रह रही हैं, वो सारा हमें जानने पे मजबूर करता है कि लाइफ क्या है। देखिए, when we try to define living organisms, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism। तो जब हम कोशिश करते हैं लिविंग के बारे में जानने की, तो पारंपरिक, कन्वेंशनली मतलब होता है पारंपरिक तौर पे हम अलग अलग कैरेक्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं जो कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। कौन से आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ, ग्रो करना, रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाना, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, ठीक है, अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर पाना, एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। और जब हम अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर पाते हैं तो उसके रिजल्ट में हम क्या एक रिस्पॉन्ड देते हैं। किसने आपको थप्पड़ मारा तो आप रिस्पॉन्ड तो करोगे ना, आग लग गई आप रिस्पॉन्ड तो करोगे ना, अगर भेड़ बकरी को मारते हैं वो भागती तो है ना। तो अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर पाना और फिर उसके लिए एक सुटेबल रिस्पॉन्स देना, वही सारे जो हैं वो क्या आ जाते हैं, कम टू immediately our mind as unique features of living organisms। तो growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response, इन सब चीजों को जो है वो एकदम से हमारे दिमाग में आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा, क्या दिमाग में आया, मैम वो ग्रो करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है और अपने आसपास के वातावरण को जो है वो सेंस कर पाता है। यही चीजें आती हैं हमारे दिमाग में यूनिक फीचर के तौर पे। लेकिन आगे आपको एनसीईआरटी बताएगी क्या यूनिक है क्या यूनिक नहीं है, ठीक है। और फीचर्स हम क्या ऐड कर सकते हैं, वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, हमारे अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, ability to self replicate, self organize, interact and emergence to this list। तो growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response, इसके अलावा हम मेटाबॉलिज्म ऐड कर सकते हैं, हम अपने ही जैसे कॉपीज बनाते हैं, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट जो है इसको हम योग्यता, किसी को अपनी ही जैसी कॉपी बना सकता है उसकी ये योग्यता होती है, तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं लिविंग का फीचर। हम खुद को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जैसे हम ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। एक बर्ड भी अपना घोंसला बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है, आप भी जहां रहते हैं आपको सफाई करनी ही पड़ती है, आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप जो है आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, ठीक। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट और इमरजेंस जो है, इन चीजों को भी ऐड किया जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक की लिस्ट में। लेकिन आगे एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करेगी क्या है लिविंग। उससे पहले हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। लिविंग क्या है ये आप बहुत अच्छे से जानेंगे। अभी आपने थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, क्यों हमें लिविंग के बारे में जानने की जरूरत पड़ती है। लेकिन उससे पहले दुनिया में अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को देखा जाए। तो आज हम बात करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो आपको अलग अलग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं। कभी छोटी छोटी मछलियाँ, छोटे छोटे कीट पतंगे, पेंगुइन आपको नज़र आता है। अलग अलग तरह के जानवर जो हैं आप अपने आसपास देखते हैं। बड़े से बड़ा जानवर आपको देखने को मिलेगा, छोटे से छोटा जानवर भी आपको देखने को मिलेगा। ये जानवर जो है ये रहते हैं जंगलों में। प्रकृति जो है वो होती है, प्रकृति में भी आपको, नेचर में भी आपको अलग अलग तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे। दुनिया में लोग अलग अलग तरह के हैं। जब आप पानी में जाते हैं, समुद्र में देखते हैं, सी में देखते हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग तरह के जीव जंतु नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जा रहे
रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को। आप देखेंगे आपको इंसेक्ट्स में भी अलग अलग वेराइटीज नजर आएंगी, वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें वेराइटीज नजर आएंगी, आपको खाने पीने की चीजों में जो है वैरायटी नजर आती है, पेड़ों में जो है वो अलग अलग तरह की वेराइटीज नजर आएंगी। तो क्या है, ये सारी अलग 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 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही यही होता है। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब कितना अलग अलग तरह के जीव जो हैं वो पाए जा रहे हैं। समझ गए आप बायोडाइवर्सिटी क्या हुई? देखिए कितना सुंदर है ये संसार, कितने अलग अलग जीव जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देख पा रहे हैं आप कितना, मतलब जब आप देखेंगे, दिल से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए अफ्रीका में 65% लायन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर जो यूरोप है, पूरे यूरोप में 75% जो है वो उड़ने वाले इंसेक्ट्स आपको मिलेंगे। जो टूना फिश है, 95% जो टूना फिश है वो पैसिफिक ओशियन में मिलती है। ये जस्ट कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और देखिए कितने अलग अलग हैं। तो समझ गए आप बायोडाइवर्सिटी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे प्रेजेंट है, यही रिप्रेजेंट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। यही हमारी डाइवर्सिटी है, जीव विविधता है, जैव विविधता।